दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई जानवरों के पास कमाल की रीजनरेशन स्किल्स होती हैं। जैसा कि छिपकली के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि छिपकली कुछ टाइम में अपनी दुम अलहदा कर देती है और कुछ टाइम बाद उसकी दुम फिर से वापस आ जाती है। हनी बैजर्स के पास भी रीजनरेशन की ताकत होती है जो उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना भी जानता है। लेकिन क्या आपने कभी डियर यानी हिरन की रीजनरेशन स्किल के बारे में सुना है? जानकर आपको भी बहुत हैरानगी होगी कि हिरन की भी रीजनरेशन स्किल्स कमाल की होती हैं। दोस्तों, ये अपनी बॉडी से हाथ या पैर अलग तो नहीं करते, तो इसका मतलब हुआ कि इनकी ये टेक्निक जो है वो बाहर से नज़र आने वाली नहीं बल्कि बॉडी के अंदर की कोई चीज़ है। और वो कैसे काम करती है हम जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नॉर्थ कैरोलिना में एक हंटर पॉल टॉमी वाइट डियर का शिकार कर रहा था, यानी सफ़ेद हिरन का शिकार कर रहा था। और वो जैसे ही अपना तीर चलाया उसने, तो वो जब जाके हिरन को लगा तो उसने पास जाकर देखा तो हिरन के अंदर ऑलरेडी एक तीर की सुराख हुई हुई थी। यानी इससे अंदाज़ा ये हुआ कि इसको पहले भी एक तीर लग चुका है जो कि अंदर फंसा हुआ है। जो तीर उसकी बॉडी में पहले फंसा था वो उसने तकरीबन उसकी 5 पसली की हड्डियां तोड़ दी थी। यानी अंदाजा ये बताया जा रहा था कि जो तीर उसको लगा है वो उसके अंदर जो किया है वो 5 पसलियां तोड़ चुका है। जब वो तीर चला गया तो कम से कम 5 पसलियों को तो नुकसान पहुंचा ही होगा। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इससे हिरन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मजे से अपना जंगल में घूमता रहा। कुछ ही दिनों में वो रिब्स दोबारा ग्रो कर गई और हिरन बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, ये हम शर्तन कह सकते होंगे कि आपने कभी ऐसा कुछ पहले नहीं सुना होगा कि हिरन के अंदर भी रीजनरेशन स्किल्स होती हैं और कभी पसलियां भी टूटने के बाद अपने आप दोबारा जुड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा देखने को कई बार मिला है और साइंटिस्ट ने ये भी प्रूफ किया है कि तीर लगने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ने हिरन को नुकसान नहीं पहुंचाया या इन्फेक्शन नहीं हो रहा तो हिरन को उस ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हिरन में कई नस्ल होती हैं और हर नस्ल में ये स्किल्स अलग अलग होती हैं। जैसे बारहसिंगा का अगर जिक्र किया जाए तो उनके सिंगों पर एक ऐसी सॉफ्ट लेयर की स्किन मौजूद होती है जो किसी और जानवरों में नहीं दिखती। यानी बारहसिंगा को अगर सिंग के पास चोट लगे तो 1 महीने या उससे भी कम वक्त में वो चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। वहां पर चोट का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आपको ये भी बता दें कि बारहसिंगा हर साल अपने सिंग गिरा देते हैं। यानी ये क्वालिटी मेल और फीमेल दोनों बारहसिंगा में मौजूद होती है और इसके बाद इसके दोबारा से सींग आना शुरू हो जाते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना यह है कि इनकी ग्रोथ हर रोज 1 इंच तक भी बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 से 25 इंच सींगों को बढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन ही लग सकते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना यह भी है कि जानवरों में कोई और टिश्यूज के मुकाबले में सिंग के टिश्यू सबसे ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। कई बार हिरन जंगल में ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं जिनको चोट तो लगी होती है लेकिन बज़ाहिर वो हिरन बिल्कुल आराम से नॉर्मल घूम रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो चोट उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और उनकी जो रीजनरेशन स्किल्स हैं वो उस चोट को खुद ब खुद भर रही होती है। दोस्तों, बारहसिंगा के साइक्लोन्स के बारे में आपने कभी सोचा है? क्या आप जानते हैं साइक्लोन्स किसे कहते हैं? जब भी बारहसिंगा को खतरे का एहसास होता है तो उनका पूरा का पूरा झुंड इकट्ठा होकर शिकारी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। ये अमल बारहसिंगा को शिकारी को कंफ्यूज कर देता है और वो सोचता रहता है कि अपने इर्द गिर्द कौन से बारहसिंगा को शिकारी बनाए और साथ ये भी डर होता है कि कहीं पूरा का पूरा झुंड उस पर मिलकर हमला ना कर दें। चले अब आपको एक बर्फानी जानवर के बारे में बताते हैं और वो है पोलर बियर, जो कि पूरी जिंदगी अपनी बर्फ में गुजार देते हैं और बर्फ का जानवर कहलाया जाता है। दोस्तों, इनके पास तो कोई रीजनरेशन स्किल्स नहीं होती, ना ही ये साइक्लोन बनाते हैं, लेकिन ये बर्फ के ऊपर पतली लेयर पे भी चलने के माहिर होते हैं। इनका साइज और वेट जितना भी हो ये आसानी पतली चादर पर चल लेते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और कम टेम्परेचर में आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन फजूल में भीगना इन्हें भी पसंद नहीं होता। जहां कहीं भी बर्फ की पतली लेयर मौजूद होती है ये चलते वक्त अपना हाथ और पैर दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का वेट
एक जगह पे नहीं पड़ता बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे बर्फ जल्दी से टूटती नहीं है। अगर बर्फ की चादर बहुत ही पतली हो तो ये पोलर बियर उस चादर पर रेंगना भी शुरू कर देते हैं। इससे बर्फ पर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं होती बल्कि ये सारा वेट और फोर्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, पोलर बियर्स विंटर में यानी सर्दियों में हाइबरनेशन भी करते हैं। इसके दौरान इनकी खुराक का भी बहुत मसला होता है, लेकिन जो कुछ भी आसानी से इनको दस्तयाब हो जाए ये वो खा लेते हैं। वैसे तो पोलर बियर एक टाइम पे 30 सैल्मन फिश तक खाते हैं। पोलर बियर ज्यादातर मछली नहीं खाते बल्कि सिर्फ उसके ऊपर लगी हुई स्किन से गुजारा करते हैं और जो उसके अंदर की चर्बी होती है वो खाते हैं। दोस्तों, पोलर बियर हाइबरनेशन से पहले रोजाना 30,000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। कहीं बार ये क्वांटिटी 60,000 कैलोरीज तक भी पहुंच जाती है। नेशनल पार्क में एक भालू देखा गया जो बिल्कुल हिप्पो लग रहा था। इस भालू को 747 का नाम दिया गया, जैसे कि बोइंग 747 होते हैं। भालुओं का वजन इतना भारी था लेकिन मछली पकड़ने में फिर भी बहुत माहिर था। अब बात करेंगे बेलुगा व्हेल्स की। अंग्रेजों का एक सेलर यानी कश्ती चलाने वाले ने एक दफा बेलुगा व्हेल्स को मरमेड समझ लिया और फिर पूरी दुनिया में मरमेड देखने वाली कहानी फैल गई। हालांकि डिज्नी वर्ल्ड ने तो इस पर फिल्म्स बनाना भी शुरू कर दी और मरमेड जो कि दुनिया में मौजूद ही नहीं है उसको हर कोई जानने लगा कि ये इंसान नुमा एक मछली है। लेकिन यहाँ फिलहाल हम फिल्म की और मरमेड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बेलुगा व्हेल्स की। तो बेलुगा व्हेल्स पर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। नीचे के एंगल से देखें तो ऐसा लगता है कि बेलुगा व्हेल्स के पास 2 पेयर टांगों के हैं, लेकिन असल में ये पेयर नहीं होते बल्कि इसे पबलर बोलते हैं और इन्हें ठंडे पानी में तैरने में मदद मिलती है। बेलुगा व्हेल्स का पूरा वेट इन प्लबर्स में डिवाइड होता है। इनको अंडर वाटर बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। मेल बेलुगा को देखकर तो ऐसा लगता है ये अपने एब्स दिखा रहे हो। खास तौर पर फीमेल बेलुगा के आगे ये कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हनी बीज यानी मधुमक्खियों की। दोस्तों, आप जब कभी मधुमक्खियों के झुंड नजर आए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है वहां से भागने की कोशिश करेंगे या अपने लिए कोई महफूज मकाम का तयन करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बता दूं कि जो चीज आपको इतनी खतरनाक लग रही है वो इतनी खतरनाक नहीं होती। एक खास पीरियड में यानी मक्खियां इतनी डेंजरस नहीं होती और वो पीरियड माइग्रेशन का होता है, जब कभी एक झुंड नकल मकानी कर रहा होता है दूसरी जगह के ऊपर। असल में होता यह है कि ये मक्खियों का झुंड अपने लिए कोई नई कॉलोनी ढूंढ रहा होता है और अपने ठिकाने के लिए दूसरी जगह का तयन कर रहा होता है। एक झुंड के अंदर हजारों वर्कर्स होते हैं। इन सब की एक क्वीन होती है, जैसा कि हमने दीमक वाली वीडियो में ये कहानी एक्सप्लेन की थी। माइग्रेशन करते वक्त अगर ये मक्खियां ठीक जाएं तो आराम से किसी गाड़ी के ऊपर, किसी छत के ऊपर या इवन किसी बड़े जानवरों के ऊपर भी बैठ जाती हैं। अक्सर बड़े जानवरों की पीठ पर मक्खियों को बैठा देखा गया है। इससे बड़े जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कहा यह जाता है कि ये सिर्फ सस्ताने के लिए बैठी हैं, क्योंकि जैसा बताया गया है कि माइग्रेशन पीरियड के दौरान ये मक्खियां बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती। दोस्तों, ये बात आपको बहुत हैरान करेगी कि अंधेरा होते ही ये मक्खियां नीचे गिर जाती हैं। साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाने की कोशिश की है कि ये मक्खियां उड़ना क्यों बंद कर देती हैं। इसके पीछे कई अलग अलग बातें हैं। जैसे सूरज की रोशनी में मक्खियां नेविगेट करती हैं, इनको पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा ये कि कम रोशनी होने से इनको मौसम का पता चल जाता है, यानी अगर बारिश और तूफान आने वाला हो तो वो पहले से ही एक्टिव हो जाती हैं। हैमस्टर के बारे में तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। इनके बारे में जानकर तो आप बहुत हैरान होंगे। हैमस्टर को ट्रक चलाते हुए देखा जा चुका है। कुछ महीने पहले एक स्वीडिश कंपनी ने एक इश्तेहार दिया था जिसमें हैमस्टर को ट्रक चलाते हुए देखा गया था। असल में ये इश्तेहार ट्रक का था और वो एड कंपनी ये बताना चाह रही थी कि इन ट्रक्स का हैंडल इतना आसान होता है कि एक 12 पाउंड का हैमस्टर भी इसको आसानी से घुमा सकता है। दोस्तों, हैमस्टर ट्रक चला सकता है या नहीं, खैर ये तो मालूमात नहीं हो सकी, लेकिन इस इश्तेहार के बाद पूरी दुनिया इस ट्रक के पीछे बहुत ही पागल हो गई थी। दोस्तों, आप सबने मैकडोनल्ड की मैकफ्लरी आइसक्रीम तो खाई होगी। क्या आप जानते हैं कि एक जानवर हेडगॉज की वजह से इसका डिजाइन चेंज करना पड़ा?
पहले उसके ऊपर एक होल होता था जिसके अंदर से लोग आइसक्रीम खाते थे। हेडगॉज आइसक्रीम की स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं और खाली डब्बे में मुंह मारते हैं, लेकिन इनका मुंह फंस जाता था जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। ब्रिटिश की एक ऑर्गेनाइजेशन जो हेडगॉज की केयर करती हैं, उन्होंने कोर्ट में ये अपील दायर की कि मैकडोनल्ड इस अपने डब्बे को चेंज करें, क्योंकि जब ये जानवर अपनी गर्दन उस डब्बे के अंदर फंसाते हैं तो इनकी गर्दन फंस जाती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। जिसके बाद कंपनी ने इसके डब्बा चेंज कर दिया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।